की बी। किसी भी जगह पे जो बॉस है ना, जो जिसको आप जवाब दे रहे हैं, जिसको आंसर कर रहे हैं, एक इंसान का रूल चलना चाहिए। इससे ना कभी चीजें खराब नहीं होती। अगर हर बंदा अपने हिसाब से रूल बनाने की कोशिश करेगा ना, तो फिर मतलब जिस तरह आप वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप रूल्स पढ़ रहे होते हैं। नहीं तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मतलब अगर पप्पू ने कंपाउंड बनाया तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा पप्पू कंपाउंड। काले ने बनाया, माजू ने बनाया, जिसने बनाया वो अपने अपने नाम से नाम देगा। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है ना फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन में। इसी तरह जो भी ग्रुप हो, कोई भी चीज हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो आपको आप उनसे ले लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको दे देंगे, या मुझे वो कह देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों के जी पास सर, ठीक इक्वेशन है। ये आ गई। और आपको याद हो हम यहाँ लिख रहे हैं साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स। ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? के को। यहाँ से देखे ना ये वाली। और यहाँ पर मैंने बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी? हमने यहाँ प्रूव किया था बी की वैल्यू जीरो, 0। इसलिए हमने इसको जीरो लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग इजीली इसको अप्लाई करते जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपके पास वेव फंक्शन जीरो कब हो सकता है? अगर इस एन की वैल्यू जीरो हो जाए। देखें, पाई की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू है आपके पास ये, इसकी लेंथ। और इस बॉक्स की कोई ना कोई लेंथ तो मौजूद है ना, इसलिए ये वैल्यू भी कभी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर ए की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, एक्स जो है ये आपके पास क्या है? ये उसकी मूवमेंट है, जो चीजें हैं यहाँ पे आ रही है, हम इसको भी जीरो नहीं कर सकते। फिर आपके पास वेव फंक्शन जीरो कब होगा? ए की वैल्यू भी जीरो नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। तो वेव फंक्शन तब जीरो होगा जब एन की वैल्यू जीरो होगी। ये एन क्या है? ये एन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, यानी दूसरे लफ्जों में शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म। अब आप कहेंगे सर ये कैसे मुमकिन है? अगर शेल ही नहीं है तो वेव फंक्शन जीरो क्यों है? इसकी मिसाल यूं ले लें, आप कहें मैं इस घर में रहता हूँ, यहाँ घर ही कोई नहीं है। तो भाई घर होगा तो रहेंगे ना, शेल्स होंगे तो वेव फंक्शन होगा ना। शेल के बाहर थोड़ी वेव फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब एन आपके पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो एन की वैल्यू है ये 1, 2, 3। अच्छा ये बताएं, एक ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी किसी को इक्वेशन याद है वो वाली? सबको याद है, कंफ्यूज हुआ पड़े। 2n² यस 2n। सर। शाबाश, ये है वो इक्वेशन। और ये एन है एक्चुअली नंबर ऑफ शेल्स। अगर यहाँ पे मैं शेल ही जीरो कर दूं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन ही जीरो होंगे। इसका मतलब एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। अगर वो कहते ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ड्राइव करें, तो आप यूं ड्राइव करके दे सकते हैं उसको मैथमेटिकली। अच्छा जी, हाँ हाँ, यहाँ पर देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी, और वो इक्वेशन थी इसमें एनर्जी इक्वेशन जो हमने बनाई थी। और वो एनर्जी इक्वेशन क्या थी, यहाँ देखेंगे ये वाली। के स्केयर इज इक्वल टू 8 पाई स्केयर m/h स्केयर। के स्केयर इज इक्वल टू 8 पाई स्केयर m/h स्केयर इंटू ई। ये कहाँ से आ रही थी? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आ रही थी। के की वैल्यू पुट कर दें। के की वैल्यू क्या है जी? हमारे पास के की वैल्यू है n पाई ओवर a, तो के स्केयर की वैल्यू आ जाएगी n स्केयर
pi square divided by a square, that will be equals to 8 pi square m divided by h square into e. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पाई स्क्वायर इस पाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो e की वैल्यू क्या आ जाए, इस e की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 8 m e स्क्वायर। ये आ जाएगी मेरे पास एनर्जी की वैल्यू। और यहाँ अगर आप देखें तो मैं यहाँ इसको यूं लिख सकता हूँ आसानी के लिए, E is equals to h square over 8 ma square multiply by n square। अब ये क्या चीज है, ये है वो इक्वेशन, मैं इसको मैजिकल इक्वेशन मानता हूं आज के दौर के हिसाब से। कैसे? अगर n की वैल्यू चेंज होती जाए तो एनर्जी चेंज होती जाएगी। E इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ये अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास एक बॉक्स है 1 डायमेंशन। अगर मैं बात करूं पहली डायमेंशन की, n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी कितनी आएगी? अगर मैं n को 1 कर दूं मेरे पास एनर्जी आ जीरो जाएगी, हाँ 0.5 आई थिंक। एच ठीक, स्क्वायर ओवर 8 ma स्क्वायर, n1 हो गया ना यहाँ पे। यस सर। आपके पास जो एनर्जी आएगी उसका एक बैंड होगा, ये देखिएगा इसका बैंड यूं बनेगा, ये बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने लगा। ये ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साई को। ये 1 है, इसका एक बैंड होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 2 की, इज इक्वल्स टू 2 की, तो मेरे पास यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? एनर्जी आएगी n स्क्वायर है ना, 2h 1 का स्क्वायर। स्क्वायर 4 आ जाएगी, 4 एच स्क्वायर ओवर 8 ma स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट का जो बैंड गैप आ रहा है वो कितने गुना आ रहा है? 4 टाइम्स। 4 टाइम। अच्छा, आप ये बताएं, अगर इसका बैंड गैप 4 टाइम्स आ रहा है और ऑर्बिट दूसरा है, तो जब इसका वेव फंक्शन बनेगा ना साई फॉर n इज इक्वल टू 2, तो इसका वेव फंक्शन ऐसे बनेगा। इसमें कितने टाइप्स की वेव्स आ रही हैं? 2 टाइप्स की। पहला ऑर्बिट कौन सा होता है? के, के इज इक्वल टू ओनली 1s। दूसरा ऑर्बिट कौन सा S होता है? L एल। और एल में क्या आता है? शाबाश, S और P। शाबाश। ओए, ऐसे क्या होता है? एक मिनट, क्यों मिला? हाँ, दूसरा ऑर्बिट आ गया एल। एल में आता है 2s 2p। 2P। अच्छा, ओहो, हाँ एसओपी आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें, कोई आप में से बता सकता है जो हमारा E3 है, ये E1 था,
ये E2 है, ये E3 है, a स्क्वायर ओवर 8ma², to 9 कितने into गुना 9. दूर होगा? सर ये फर्स्ट से 9 9 टाइम टाइम. दूर होगा, एनर्जी गैप। अच्छा हम्म, जल्दी से ये बताएंगे इसमें कितने ऑर्बिट्स नजर आएंगे? इसमें 3 3s 3p और 3d. अब भाई आपको केमिस्ट्री समझ। असल वाला जो एंड वाला पॉइंट होता है ना, मुझे ये बड़ी हैरत होती रही है कि टीचर्स ये एंड वाले पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं करते थे। सारी डेरिवेशन करवा दी, एंड पे हमें बताया ही नहीं कि इतने बड़े हमने जतन किए किस लिए। अच्छा अब मुझे यहां से बताएंगे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन दो चीजों की है? एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम समझे, सर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन बढ़ते जाएंगे, n स्क्वायर के एन स्क्वायर के, शाबाश। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। एन बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली वो बढ़ते जाएंगे, एन कम होता जाएगा वो कम होते चले जाएंगे। दूसरा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है? सर मैथ्स के और मैस बढ़ता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी. कम होती, कौन सी एनर्जी कम होती जाएगी? सर जो इलेक्ट्रॉन ना 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 इलेक्ट्रॉन ना की ना ना एनर्जी. ना 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 ना। चले जो ये कॉन्सेप्ट बताएगा ना, उसके बाद जब भी हम इंशाल्लाह आपके सीएसएस क्लियर होने के बाद फिजिकल मिलेंगे ना, फिजिकली उसको इंशाल्लाह ताला हम समोसा खिलाएंगे। समोसे की आवाज है मेरी तरफ से, जूस भी साथ ही। जी सर आइगन वैल्यू. ये मुझे बताएं कि मैथ्स इसका मतलब क्या है? इस चीज को जो बच्चा एक्सप्लेन कर देगा आप में से, 100 रुपए का इजी पैसा करवाऊंगा। जाओ, क्या याद करोगे जिंदगी में? 100 RS इजी पैसा। सर मैथ्स जो पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का हाँ। मैथ्स जितना बड़ा होगा ना और ना, ये सामने पड़ा हुआ है आंसर आप लोगों के। सर ये जो है ना, इसको बता रहा है कि मतलब वेव जितनी छोटी होगी ना उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओए 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 ओए, इतना खतरनाक फिजिक्स का लेवल नहीं बताना ना सर बाबा। क्वेश्चन क्या था? दरअसल मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन ये है, एनर्जी और मास का रिलेशन है इनवर्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये पार्टिकल उसके जो हम मूवमेंट, पार्टिकल की मूवमेंट है ना उसको रिप्रेजेंट कर, अगर उसका मास ज्यादा होगा उस नहीं पार्टिकल तो एनर्जी नहीं, कम होगी, बिल्कुल भी नहीं, एनर्जी कम होगी उसकी। बिल्कुल भी नहीं। क्वांटम है भाई, ये क्वांटम है, ये क्वांटम है। और अभी मैं बताऊंगा तो आपको आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी को बता रहा होता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे ये सीखने का मजा ही और होता है। ये देखें, मेरे पास जब सर इलेक्ट्रॉन, ये उसको भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड हो सकता है ये। भाई ये किसी से भी रिलेटेड अभी फिलहाल नहीं है, ये किस चीज से रिलेटेड मैं बताता हूँ। ये देखें, जब मैस बहुत ज्यादा छोटा होता है तो एनर्जी, ये किसको, ये क्या है एक्चुअली एनर्जी? हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं? अगर आप देखें तो हम अगर N2 से N1 में आते हैं तो हम क्या करेंगे? E2 माइनस E1 करेंगे, ही करेंगे ना? यस सर। E2 माइनस E1। चलो यार, जी सर. मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये बड़ी बात तवज्जो से सुननी है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1। जब मैं बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में आऊंगा तो मुझे एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी। इसके दरमियान एक डिफरेंस नजर आ रहा है हमें, जो बड़ा वाजिया डिफरेंस है ये वाला। जो एक बड़ा वाजिया डिफरेंस हमें ये नजर आ रहा है, ये वाला डिफरेंस। जी जब सर. आपका मैस बड़ा होता जाएगा
तो इन दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती जाएगी। देखा ना, डिवाइड हो रहा है ना मैस। मैस जितना बड़ा होता जाएगा एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। जब एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी तो एनर्जी का डिफरेंस भी उतना कम होता चला जाएगा। कम होगा। इसका मतलब जब आप मैक्रो बॉडीज को देखेंगे, उनकी एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा होता है वो इतना कम होता है कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, एक दूसरे के साथ मर्ज हुआ होता है। जबकि जब हम माइक्रो पार्टिकल्स में जाते हैं जिनमें मैस बहुत कम होता है तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि इसकी एनर्जी अलग नजर आ रही होती है और इसकी एनर्जी अलग नजर आ रही होती है। इसका मतलब ये वो इक्वेशन है जो बता रही है कि एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं यस सर। और ये जो है ये कौन सा स्पेक्ट्रा बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनाते हैं। कंटिन्यूअस। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये बड़ा यस सर डीप आ गई है। कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें है क्या। एक और चीज, लेंथ ऑफ द बॉक्स। E is inversely proportional to length of the box square। अगर आपके पास इसकी लेंथ बढ़ाता जाऊं तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब जब चीजों को बड़े छोटे माइक्रो नैनो या माइक्रो डिस्टेंस में मूव करवाऊंगा, बहुत थोड़े से डिस्टेंस में, 10⁻⁻10 मीटर्स में, जितनी लेंथ छोटी होगी एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा, मेरे पास वाजिया डिफरेंस आएंगे। और जब लेंथ मेरे पास 1 मीटर आ जाएगी या 1 सेंटीमीटर आ जाएगी तो ये इतनी बड़ी होगी कि हमारे पास एनर्जी बहुत छोटी हो जाएगी, इतनी कम होगी कि आप उसका डिफरेंस बता ही नहीं सकेंगे। आपको स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नजर आएगा। इसका मतलब अगर मैं एक बॉल को फेंकूं तो एक बॉल का मुझे कभी भी इस तरह की वेव्स मर्ज हुई नजर आएंगी क्योंकि बॉल का मैस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखूंगा तो उसका मैस बहुत कम है। ये कंसेप्ट समझ आया, दिमाग में बैठा ये वाली बात? यस सर बैठ गई। अच्छा, यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मुआवजा करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब देखा गया मैथमेटिकली इस इक्वेशन में, कभी इत्तेफाक हुआ जिंदगी में या इंशाल्लाह टाइम हुआ ना तो आप मेरे साथ कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़िएगा बैठ के, जो एटम बम की केमिस्ट्री है या जो आपके पास इस तरह की चीजें हैं ना, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है इंशाल्लाह। वो उसका जो सर कॉन्सेप्ट है मुझे ना, भी बहुत पसंद है। वो वाली हाफ लाइफ जिसमें है, बाकी हाँ, चीजें हैं, वो किस ये तरह सर से हाफ एक्ट, लाइफ, फिशन, फ्यूजन, ये वो चीजें, कभी आप बैठ के थर्मल पढ़िएगा। डीके। मैं उसको क्वांटम से रिलेट करूंगा और आप यकीन करें कि एक बार उसको आप रिलेट करके देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि एटम बम में से इतनी एनर्जी कैसे निकल रही है। आपको वो एनर्जी नजर आएगी, मतलब प्रूव होगा मैथमेटिकली कि इतनी एनर्जी निकलती है। अच्छा ये देखें, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है ना, तो इलेक्ट्रॉन की सर जो एक वेव, बात पूछनी थी सर मैंने, हाँ जी, थोड़ी सी रिलेटेड तो नहीं है, थोड़ी सी जी जी, इरिवेलेंट है। मतलब सर ये है कि मैंने सुना है कि जो आइंस्टाइन था वो हाँ ना जी, केमिस्ट भी नहीं था ना वो मैथमेटिशियन था। याद मतलब रखिएगा, उसने जब ये कहते हैं मैथ इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अगर आप आइंस्टाइन का बिहेवियर देखेंगे ना, आइंस्टाइन जिस चीज को भी देखता था, आपने अगर पढ़ा हो ना नेचर ऑफ ह्यूमन, कई लोगों की होती है कंस्ट्रक्टिव नेचर और कई लोगों की होती है डिस्ट्रक्टिव नेचर। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर को मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं। आपके पास एक गिलास पड़ा हो ना पानी का, एक कंस्ट्रक्टिव नेचर वाला कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह पानी आधा ग्लास, ग्लास में आधा ग्लास पानी मौजूद है, ये है कंस्ट्रक्टिव नेचर, अल्हम्दुलिल्लाह इस गिलास में तकरीबन आधा पानी मौजूद है। डिस्ट्रक्टिव नेचर वाला क्या कहेगा, हाय अल्लाह ऊपर वाला आधा पानी किधर गया। यानी उस इंसान के रूल पता क्या था, वो हर चीज को अपने एंगल से देखता था। आप कभी टाइम लगेगा ना, यस सर। तो एक कॉन्सेप्ट है स्कूपी कॉन्सेप्ट एंटेंगलमेंट का,
कि एक आपके पास पार्टिकल लाहौर में है और एक पार्टिकल कराची में है। लाहौर वाले पार्टिकल पे अगर हेड आ रहा है ना, तो इस पार्टिकल पे लाजमी टेल आएगा, चाहे ये मून के ऊपर पड़ा हो। ये दो क्वार्क्स का आपस में रिलेशन बताया हुआ है उसके अंदर। असल में मैं जब ये मास्टर्स को पढ़ा रहा था ना क्वांटम, तो मैं तकरीबन फिजिक्स में बड़ा चला गया था। और मैंने वहां पर आइंस्टाइन को जब स्टडी किया था ना डिटेल में, तो मुझे समझ आई थी कि आइंस्टाइन का बिहेवियर और था। आइंस्टाइन हर चीज को डिस्ट्रक्टिव टाइप में देखता था। और बोहर का और आइंस्टाइन का एक झगड़ा रहा है इस चीज के ऊपर, जिसमें आइंस्टाइन गलत साबित हुआ था और बोहर ठीक साबित हुआ था इन 1970s 80s में। लेकिन खैर दैट इज अनदर स्टोरी, वो इररेलेवेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हम कहते हैं ना प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स बड़ा है, क्योंकि इसके एनर्जी में 1836 टाइम्स डिफरेंस आ रहा होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी आ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की निस्बत प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो 1836 टाइम्स आती है। और अगर यहीं से आप न्यूट्रॉन की एनर्जी देखेंगे ना, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि एक प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। और अगर आप न्यूट्रॉन को देखेंगे ना, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज्यादा होती है। इसका रेफरेंस आपको दे देता हूं। अगर आप इसके रेफरेंस में जाएंगे ना, तो यहाँ पर उसका रेफरेंस मौजूद है। कहाँ गया? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? तो स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा ये देखिएगा, ये लाइन स्पेक्ट्रा है, ये यस तो सर। आप वहां से पढ़ लेंगे फर्स्ट ईयर की किताब में से भी। ये तो क्वांटम नंबर्स पे चलो। आप यकीन करें कि वो माशाल्लाह अच्छे लेवल पर पढ़ाने के बाद ना, आपका एफएससी के बच्चों को पढ़ाने का दिल ही नहीं करता, बोर होने लगता है। ये देखो, एक प्रोटॉन का मैस, एक न्यूट्रॉन का मैस और एक इलेक्ट्रॉन का मैस कंपेयर कीजिएगा। 27 27 माइनस 31। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो ये 1836 आएगा। और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो 1840 आएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये इनके डिफरेंसेस जो हैं ये कहाँ से निकले हैं, ये श्रोडिंगर ने निकाले थे, नहीं तो ये डिफरेंसेस कभी भी नहीं आने थे। सर 1840 किसके डिफरेंस है, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और? न्यूट्रॉन का। ये देखे ना, ये मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो वाइंड अप हो गया है, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपका पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स सिर्फ एक रहता है। और जब पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स की बात करेंगे ना, तो आपके पास कर्ल स्केयर आ जाता है। ये मोस्टली 1 डायमेंशन बॉक्स की बात करते हैं। जब हम 3 डायमेंशन बॉक्स की तरफ जाएंगे, तो जहां हमने कंसीडर किया था ना एक एक्सिस को, वहां हम 3 एक्सिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना हाइड्रोजन अच्छा सर एटम। ये, जी जी सॉरी एक जी बात जी, काट श्योर रहा हूँ श्योर श्योर। सर, ये सर मैंने ना कहीं पे 1842 पढ़ा था, मतलब मैंने ये पढ़ा था कि अब मैं आपने ये डिफरेंस किसका बताया? ये मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। अच्छा। अच्छा सर, ये जो न्यूट्रॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन से मेरे ख्याल में 1842 टाइम्स हैवियर होता है ना? 1842 या 1840, मैंने जितने लिटरेचर में पढ़ा है वो 1840 था। लेकिन हो सकता है कि आपने जिस लिटरेचर से पढ़ा हो वहां पे 1842 में लिखा होगा। अच्छा सर, ठीक हो गया। देख लेते हैं अभी नेट से। कंपेयर टू
इलेक्ट्रॉन। अब तो हमारे पास गूगल बाबा है, गूगल बाबा ने तो हमारी मुश्किलात ही हल कर दी हैं। वो एक ना गूगल पे बंदा चीज टाइप कर रहा होता है 2000 टाइम्स आ रहा है। अब 2000 टाइम्स को हम कैसे निकालेंगे? कोई चीज होगी इसमें निकालने वाली, वो ना एक सर बंदा। ये है, जी जी। जी जी, मतलब वो है कि मैंने पढ़ा था न्यूट्रॉन इज 1842 हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ठीक है, 1840 मैंने पढ़ा, आपने 1842 पढ़ लिया। ठीक होगा, ठीक। वो हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस में इशू है, इसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ये जो चैप्टर है ये तकरीबन वाइंड अप हो गया हमारा। होपफुली हमें इसमें इंशाल्लाह ताला मजीद कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये कंपल्शन है। आप लोग इस बार अपीयर होने जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो ये आपका बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स है आपकी। सर जी जी यहाँ पे मैं पीएमएस के लिए क्योंकि प्रिपरेशन कर रही हूँ, जी जी। मेरे सिलेबस में 2 चीजें एक्स्ट्रा मेंशन है। अभी देख लेते एक हैं तो पीएमएस। आप पीएमएस कब दे रहे हैं? सर इसी साल। इसी साल देना आपने? आइजन वैल्यूज आइजन फंक्शन हो गए। अच्छा, जी इसमें सर। उसने आपको क्वांटम के अंदर ही वो दिया। अच्छा टनल है, कुछ भी नहीं है। डीजनरेसी टनल फैक्टर और डीजनरेसी। कुछ भी नहीं है। मजेदार चीज है, बहुत मजे की चीज है। वो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैं पहले वो करवा दूंगा, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है और उसके अंदर आ गया डीजनरेसी। ये डीजनरेसी तो अगले लेक्चर में साथ ही करवा दूंगा। यही डीजनरेसी है जो आपके सामने मैंने बनाई हुई है। वैसे जी सर। डीजनरेसी यही है, लेकिन चलो मैं इसको ना फिर भी ये बना दूंगा। एक ये डीजनरेसी आ गई है। अच्छा, आप में है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बड़ी मजे की। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है। आप इसको करें। हाँ, इसके बाद हम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स भी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स को ठीक है, यह जरा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोमेट्रिक्स है उसके बाद, फिर आ जाएगा डी ब्लॉक है आपको, ठीक है। पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 में मैंने आपको क्या करवाना है? पेपर 2 में ठीक है, होपफुली आपका जो ये काम है ना ये कोई इतना लेंथी नहीं है, ज्यादा नहीं बच गया पीछे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। जी थैंक यू सो वेरी मच हीरा। आपने कहा असल में ना क्वांटम जो है ना ये फील करके पढ़ने वाली चीज है। जिस बंदे को क्वांटम की फीलिंग नहीं है ना, वो क्वांटम क्वांटम फील किए बगैर नहीं पढ़ी जा सकती। और आप इसको जब अप्लाई करेंगे ना तो फिर देखिएगा, आप लोग किसी को पढ़ाएंगे या करेंगे तो आपको समझ आएगी ये क्वांटम असल में इतनी को जबरदस्त चीज है ना कि एक बार जिसको इसकी लत लग जाए फिर वो कुछ और तरफ जाता नहीं इतनी आसानी से। खैर एनीवेज आज के लिए मैं इसको यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक से ना आप लोगों के सेशन या मैं बढ़ा दूंगा थोड़े से, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। दूसरा दुआ कीजिएगा, मंडे को एक एग्जाम है बड़ा जबरदस्त हमारा, तो उसके लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है मैंने अभी। तो आज के लिए है इनफ है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज। अच्छा सर, इन आप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जी मतलब जी इसका सीएसएस लेवल का आपके पास टेस्ट है सर? जी। मतलब क्विज हो जिसमें एक्सटेंसिव मैं ना क्वेश्चन हो आपको और जो एमसीक्यूज मैंने टाइप प्लान किया क्वेश्चन था हो। ना, जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं आप लोगों को ना इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा। कम से कम इसकी कुछ 40-50 जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो हमें आने चाहिए। उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना हम इंडियन ऑथर्स को फॉलो करेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को सीखें। अगर कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो हमें समझ आएगी कि काम क्या है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने सीखना है किसी तरीके से। हाँ, तो बेहतरीन। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये ठीक तरीका है हो कि गया सर, हम ये भी मेरे बेहतरीन। ख्याल से इंडियन ऑथर्स को फॉलो करें ना तो वो हमें देंगे, क्योंकि उन्होंने इस पे वर्किंग की है असल वाली। हम लोगों ने वो वर्किंग नहीं की जो उन्होंने की हुई है। तो वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसान हो जाएगी। बाकी मैं आपको ड्राइव कर दे तो मेरे ख्याल से नोट्स की फॉर्म में आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। आप लोग मेरे जितने लेक्चर हैं इसको ना एंड पे पीडीएफ बना लें एक चैप्टर का, तो ये पूरे पूरे नोट्स हो जाएंगे। तो आप उसको रख लें। अब मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन मैं करवा देता हूँ इतनी कि आपको समझ आ जाए। बाकी थोड़ी सी रट्टा लगाना पड़ेगा आपको रूल्स वगैरह का। रिमेनिंग फिर अल्लाह ताला की जात खैर करेगी इंशाल्लाह। हाँ,
चले अच्छा सर, ये फिर जी मतलब जो एमसीक्यूज हम करेंगे जी वो मतलब कि मंडे करेंगे, या मतलब जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा उसके ये फौरन ना बात चैप्टर करेंगे, या हमारा एंड जैसे हो गया। सिलेबस एंड हो ना जाएगा ना ना उसके बाद? चैप्टर के बाद, सिलेबस के बाद बहुत हनूत दिल्ली दूरस, इसके चैप्टर के बाद करते हैं। और उसमें ना पता है क्या चक्कर है, उसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं ना, एमसीक्यूज में मिसाल 50 एमसीक्यूज है, मैं एमसीक्यूज रख लेता हूँ और मैं उनको रिकॉर्ड करके मैं नवीद साहब से ये बात कर लूंगा कि एमसीक्यूज आप रिकॉर्ड करके उनके सोल्यूशन साथ साथ करके तो बंदा शेयर भी कर सकता है, अगर टाइम ना हो तो वो रिकॉर्डिंग भी कोई सुन लेना तो उसके लिए वो भी आसानी हो जाए। नहीं तो दोपहर के टाइम मुझे क्लास लेनी पड़ेगी आफ्टरनून में, रात का मुश्किल हो जाएगा। तो यानी आम दिनों में ना, क्योंकि मेरे पास 2 दिन बड़ी मुश्किल से निकले थे इसके लिए, और सिलेबस लंबा है, मुझे आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पकड़ना है, क्योंकि वो जो है ना वो बच्चों के उसमें भी जिस तरह इसमें प्रॉब्लम है ना, इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। और मैं 80% श्योर हूँ कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वैसे ही जान जाती है, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स भी नहीं पढ़ी होती उस लेवल पे। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाले ज्यादातर ठीक हो लोग जो होते हैं वो मेरी तरह के होते हैं, तो मजा ही नहीं आता पढ़ने का। तो इसलिए जरा उसको थोड़ा सा हमने ठीक मिर्च हो गया मसाले सर। के साथ पढ़ना। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सर टाइम ये क्लास होती है एमसीक्यूज के बताएं। लिए जी फिर जी 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 जी। संडे को क्लास रख लें एमसीक्यू? यार इस संडे संडे को को नहीं, क्लास ना ना रख लें इस सर संडे को एमसीक्यू? नहीं। हम, मैंने बताया ना मंडे को एक टेस्ट है, मैंने उसकी प्रिपरेशन करनी है, हम उसको नेक्स्ट वीक में ठीक हो गया प्लान सर। कर सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह इतना इशू ठीक नहीं हो गया होगा, सर, आप इसको ठीक हो बस अपने तौर पे तैयार करते हैं साथ साथ, ठीक है। ठीक हो गया चलो सर, ठीक। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।